सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वाराणसी में मवेशी से भरा ट्रक पलटा, कई मवेशियों की हुई मौत, रेस्क्यू में जुटी पुलिस टीम। टाउन हॉल मैदागिन में शुरू हुआ 10 दिवसीय दिव्य कला मेला, कई राज्यों के दिव्यांग कलाकार हुए शामिल। सौरभ यादव हत्याकांड में पुलिस ने 2 को दबोचा, अन्य की तलाश जारी। और नगर निगम वाराणसी द्वारा धनेसरा तालाब से हटाया गया अवैध अतिक्रमण, मचा हड़कंप। और अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को डाफी टोल प्लाजा के पास मवेशियों से भरे ट्रक के पलटने से हड़कंप मच गया। लंका थाना क्षेत्र के डाफी टोल प्लाजा के पास शुक्रवार को मवेशियों से भरे ट्रक के पलटने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तेज आवाज के साथ नेशनल हाईवे से करीब 15 फीट की गहराई में ट्रक के पलटने से कई मवेशियों की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची लंका थाने की पुलिस टीम के साथ आला अधिकारी मवेशियों को बचाने के लिए रेस्क्यू में जुट गए। स्थानीय ग्रामीणों ने आशंका व्यक्त करते हुए बताया कि मिर्जा मुराद की तरफ से तस्कर बिहार की तरफ मवेशियों को लेकर जा रहे थे। ऐसे में अचानक ट्रक अनियंत्रित हो गया और हाईवे से नीचे गिर पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने रेस्क्यू कर दर्जन भर मवेशियों को बचा लिया है, वहीं अन्य मवेशियों को निकाला जा रहा है। मौका पाकर ट्रक के ड्राइवर और खलासी फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने 7 मृत पशुओं को गड्ढा खुदवाकर उसी में ढक दिया है। पुलिस टीम ने 1 जेसीबी और 2 क्रेन मंगा ली थी ताकि ज्यादा से ज्यादा पशुओं को बचाया जा सके। मैं इधर से जा रहा था बस पकड़ने के लिए रोड पर, तो देखा कुछ आवाज़ हुआ तो मैं वहाँ जाकर देखा तो काफ़ी पशु उसमें जो है कि दब के मर गई और कुछ बचाया गया। अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कहाँ की गाड़ी है। घटना तो यहीं बनारस में हुआ है। इस जगह का क्या नाम है ये नहीं जानता हूँ। डाफी के बगल में हुआ है। तो कितने पशु लगभग मरे हैं? लगभग में 7 पशु मर चुके हैं। हाँ, तो यहाँ पे पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, लेट कुछ करके आई, 10 मिनट बाद आई। नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण एवं तालाबों पर किए गए कब्जों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। नगर निगम वाराणसी द्वारा अवैध अतिक्रमणों एवं तालाबों पर किए गए कब्जों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी कड़ी में नगर निगम ने शुक्रवार को धनेसरा तालाब को कब्जा मुक्त कराया। यह कार्रवाई देर शाम तक जारी थी। नगर निगम द्वारा कल भी कार्रवाई जारी रहेगी। पीली कोठी स्थित जैतपुरा थाना अंतर्गत पौराणिक 4 बीघे में स्थित इस तालाब पर लोगों के द्वारा वर्षों से कब्जा कर मकान नंबर भी ले लिया गया था। नगर निगम द्वारा सबसे पहले कार्रवाई करते हुए मकान नंबरों को निरस्त किया गया। इसके पश्चात नगर निगम द्वारा आज कब्जा प्राप्त किया गया। तालाब बड़ा होने के कारण देर शाम तक कब्जा लेने की कार्रवाई चल रही थी, जो कल भी जारी रहेगी। धनेसरा तालाब के बाहरी छोर पर कुछ लोगों के द्वारा न्यायालय की शरण ली गई है, जिस पर नगर निगम विधिक कार्रवाई कर रहा है तथा विधिक कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात सभी अवैध भवनों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम द्वारा धनेसरा तालाब पर पिलर गाड़कर कब्जे की कार्रवाई की जा रही है। धनेसरा तालाब काशी क्षेत्र में एक पौराणिक एवं धार्मिक तालाब है, जिसे द्वापर युग में कुबेर ने निर्माण करवाया था। कुबेर ने यहाँ तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया था तथा दरिद्रता से मुक्ति का वरदान मांगा था। बताते हैं कि इस कुंड में स्नान करने से दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। 4 बीघे के इस तालाब को मुक्ति कराने हेतु नगर निगम वर्षों से प्रयासरत था। महापौर अशोक कुमार तिवारी व नगर आयुक्त के द्वारा नगर निगम की भूमि पर कब्जा किए गए स्थानों को मुक्त कराने हेतु निरंतर विभागीय बैठकें की जा रही हैं। नगर निगम द्वारा दिए गए निर्देश पर तीव्र गति से कार्रवाई किया जा रहा है। महापौर एवं नगर आयुक्त की समीक्षा के कारण ही विगत माह नगर निगम की भूमि को कई वर्षों से तथा कथित लोगों के द्वारा कब्जे से मुक्त कराया गया। नगर निगम वाराणसी की विगत माह में मुक्त कराई गई संपत्तियों और भूमियों में लौराबिर स्थित घोड़ा अस्पताल, सोनिया तालाब, कैंट रोडवेज स्टेशन के सामने की भूमि, स्लॉटर हाउस दाशमेत तथा अब धनेसरा तालाब है। नगर निगम द्वारा की गई यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। नगर निगम वाराणसी द्वारा यह संपूर्ण कार्रवाई अपर नगर आयुक्त सुमित कुमार के नेतृत्व में प्रातः 11 बजे प्रारंभ हुआ। कार्रवाई के समय अधिशासी अभियंता अरविंद श्रीवास्तव, सहायक अभियंता अभय कुमार, कर अधीक्षक आदमपुर जोन, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निरीक्षक, प्रवर्तन दल की पूरी टीम, अतिक्रमण विभाग एवं क्षेत्रीय पुलिस तैनात थी। जो हमारे शहर में पूर्व में अतिक्रमण हुए थे तालाब, उसको खाली करा के उनकी बाउंड्री वॉल करके उनका सौंदर्यीकरण करने का काम चल रहा है इस समय, जो काफ़ी व्यापक स्तर पर चल रहा है। तो आज उसके दूसरे चरण में हम लोग धनेसरा तालाब पे आए हुए हैं इसकी बाउंड्री वॉल कराने। उसके बाद सौंदर्यीकरण की कार्रवाई करेंगे। ये कहाँ पर है और कब से इस पर अतिक्रमण है? तो कई सालों से अतिक्रमण चल रहा था, कुछ मुकदमे भी थे कोर्ट में, परंतु काफ़ी हद तक ये खाली भी था। तो हम लोग उसको भी खाली कराएंगे जो मुकदमे चल रहा है।
फिलहाल हम लोग इसका बाउंड्री वॉल करके सौंदर्यीकरण करने की कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने शुक्रवार को दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित उत्पादों का विपणन करने के लिए शुक्रवार को सायं 5 बजे दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने कहा कि केंद्र सरकार ने विशेष रूप से दिव्यांगजनों के बीच उद्यमिता और शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं तैयार की हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांग भाइयों और बहनों को प्रशिक्षण, कौशल और वित्त प्रदान करने के लिए इन योजनाओं को लागू किया जाता है। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है और सरकारी शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण को 3% से 5% कर दिया गया है। सरकार दिव्यांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम ब्याज दर पर कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस अवसर पर डीडीजी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग किशोर बाबू राव सुरवाड़े ने कहा कि हम देश के हर प्रमुख शहर में दिव्य कला मेले का आयोजन कर रहे हैं। अब तक कुल 6 मेले सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। यह 7वां मेला है। इस अवसर पर ग्रामीण बैंक द्वारा दिव्यांग लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। भारत सरकार की संस्था एलिम्को द्वारा दिव्य कला मेले में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए टोकन के रूप में सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस मेले में जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों सहित देश के विभिन्न हिस्सों से कला कौशल के धुरंधर अपने शानदार और आकर्षक उत्पादों जैसे हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम और पैकेज्ड फूड आदि का प्रदर्शन करेंगे, जो बिक्री के लिए भी उपलब्ध रहेंगी। यह दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल है। दिव्य कला मेला दिव्यांगों के उत्पादों और कौशल के विपणन और प्रदर्शन के लिए एक बड़ा मंच प्रस्तुत करता है। दिव्य कला मेला इंदौर 2022 से शुरू होने वाली श्रृंखला में 7वां मेला है। इससे पहले दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर और गुवाहाटी तथा जयपुर में इस मेले का आयोजन किया जा चुका है। इस मेले के आयोजन के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को नोडल एजेंसी के रूप में चुना है। दिव्य कला मेला में लगभग 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग कारीगर और कलाकार तथा उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। पहाड़िया में पिछले दिनों हुए सौरभ यादव हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। सारा थाना क्षेत्र के पहाड़िया में पिछले दिनों हुए सौरभ यादव हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा है, जो चौबेपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले रौनक सिंह व जौनपुर जनपद के रहने वाले अश्विनी सिंह हैं। इन अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए डीसीपी वरुणा जोन अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों अभियुक्त शहर छोड़कर अन्यत्र भागने की फिराक में थे, तभी पुलिस ने दबिश देते हुए उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने उनके पास से घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन भी बरामद किया है। डीसीपी वरुणा जोन ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में अभियुक्तों ने पुरानी रंजिश में हत्या की बात कबूली है। उन्होंने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर अभियुक्तों व सौरभ यादव के मध्य काफी दिनों से विवाद चल रहा था। 10 सितंबर की देर रात सारनाथ थाना क्षेत्र के अखता चौराहे के पास सौरभ यादव की बाइक ओवरटेक करते हुए स्कॉर्पियो सवारों ने उसे घेर कर डंडे आदि से उसके सिर पर मारा और उसे अधमरा कर दिया। उसके बाद उसे मरा समझकर मौके से सभी आरोपित भाग गए। पुलिस ने इस मामले में परिजनों की तहरीर पर 5 नामजद समेत 6 लोगों पर हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद शुक्रवार को 2 की गिरफ्तारी हुई। बाकी एक अज्ञात समेत 4 लोग फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। रौनक सिंह और अश्विनी सिंह, ये 2 व्यक्ति अभी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इसमें और भी व्यक्ति हैं, उनको भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इन लोगों ने उस दिन लाठी डंडे से मारपीट करके और घायल कर दिया, जिससे बाद में जाके उसकी मृत्यु हो गई। सर, ये कोई गैंग का है? ये जो रौनक सिंह और अश्विनी सिंह हैं, इनका कोई गैंग प्रकाश में नहीं आया है। हालांकि ये 4-5 लड़के हैं और सभी हम उम्र आसपास की उम्र के, नए उम्र के लड़के हैं और एक साथ ये चलते हैं। क्या वजह थी इसका? इनकी पुरानी कोई रंजिश थी, जिसमें सौरभ यादव और उसके अन्य भाई और अन्य साथियों द्वारा कोई मारपीट की घटना आपस में की गई थी और ये दोनों ही पक्ष चौबेपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन ने सनातन धर्म को मिटाने की कसम खाने वाले इंडिया गठबंधन के नेताओं और उनके वोटरों तथा समर्थकों से सनातन परंपराओं से दूर रहने की अपील की है। सनातन धर्म को मिटाने की कसम खाने वाले इंडिया गठबंधन के नेताओं और उनके वोटर सपोर्टर्स को काशी के शमशान घाटों, मंदिरों एवं गंगा स्नान घाटों पर आकर समय बर्बाद न करने की अपील राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन ने बैनर लगाकर किया।
राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू नेता रोशन पांडे ने कहा कि सनातन धर्म को जो मिटाने का कसम खाए हैं और सनातन को मिटाने के लिए इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया है, तो ऐसे नेताओं और उनके वोटरों एवं सपोर्टरों को सनातनी परंपरा से दाह संस्कार न करके स्टालिन और स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछना चाहिए कि कहाँ जाना है। सनातनी मंदिरों में या गंगा स्नान करने की उन्हें क्या जरूरत है। ऐसे लोग हमारे मंदिरों, घाटों में, श्मशान घाटों पर आकर अपना समय बर्बाद न करें और अधिक जानकारी के लिए अपने नेता स्टालिन और मौर्य से पूछें कि कहां जाना है। रोशन पांडे ने कहा कि यदि इंडिया गठबंधन को सनातन से दिक्कत है और सनातन को मिटाना है तो उनको यहां आने की क्या जरूरत है, और यदि सनातन धर्म और संस्कृति को मानते हैं तो डीएमके को गठबंधन से बाहर क्यों नहीं किया, स्टालिन और स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध क्यों नहीं किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रोशन ने कहा कि उनके प्रदेश का मुखिया चंदन लगाए घूमता है। राहुल, प्रियंका, अखिलेश काशी के मंदिरों में आने का पाखंड आडंबर क्यों करते हैं, और यदि सनातन के लिए श्रद्धा है, सनातनी है, तो स्टालिन को बाहर करें गठबंधन से। इस दौरान प्रदेश सचिव युवा राजकिशन वर्मा, कमलेश पांडे, ज्ञानेश त्रिपाठी, विष्णु, अभय पांडे, अनूप सिंह, अभिषेक मिश्रा के साथ दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। वाराणसी की प्रमुख मंदिरों, गंगा घाटों, स्नान घाटों एवं शमशान घाटों में इस प्रकार के बैनर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें यह अपील की गई है कि जो सनातन के मिटाने की शपथ ले रखे हैं INDIA गठबंधन के लोग, उनके नेता, उनके वोटर और उनके सपोर्टर, उनसे आग्रह है, विनती है, वो हमारे धार्मिक स्थलों में न आए। भाई आप यहाँ क्यों आएंगे? एक तरफ आप सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, सनातन को मिटाने की आप शपथ ले रहे हैं, सनातन उन्मूलन जैसे कार्यक्रम आपके पार्टी के नेता कर रहे हैं, और आप हमारे हिंदू मंदिरों में आ रहे हैं, गंगा घाटों पे आ रहे हैं, शमशान घाट में जा रहे हैं, तो आप फिर यहाँ ना आए। कहाँ जाना है ये आप उदयनिधि स्टालिन से पूछिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, शमशान घाट ना आए, गंगा घाट पे ना आए, हमारे मंदिरों में ना आए। यह स्थान आपके लिए नहीं है, और आपके लिए क्या स्थान है ये उदयनिधि स्टालिन ही अब तय करेंगे। और साथ साथ ये संगठन राष्ट्रीय हिंदू दल पूरे उत्तर प्रदेश के मंदिरों में इस बैनर को, पोस्टर को सभी मंदिरों में लगाएगी। गंगा का जलस्तर लगातार घटने की वजह से गंगा घाटों पर सिल्ट जमा हो जाने के कारण पर्यटकों और गंगा स्नान करने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी में लगातार गंगा का जलस्तर घट रहा है। जलस्तर घटने की वजह से घाटों पर सिल्ट जमा हो गया है, जिससे काशी आने वाले पर्यटकों को गंगा स्नान और एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सिल्ट जमा होने की वजह से घाट की खूबसूरती भी बिगड़ी हुई नजर आ रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए नगर निगम स्थानीय लोगों द्वारा साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। घाटों पर सिल्ट जमा होने की वजह से घाटों का संपर्क अभी भी टूटा हुआ है और घाट की खूबसूरती भी बिगड़ी नजर आ रही है। लेकिन अब पुनः घाटों के साफ सफाई के लिए नगर निगम द्वारा 32 पंप और इसके साथ ही प्रमुख घाटों पर स्थानीय लोगों द्वारा खुद से पंप लगाकर घाट से सिल्ट हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। मौजूदा समय में वाराणसी के 80 घाट, रीवा घाट, तुलसी घाट, जैन घाट, निरंजनी घाट, चेत घाट, श्रीवाला घाट सहित दूसरे घाटों पर सिल्ट के अंबार देखने को मिल रहे हैं। घाटों की सीढ़ियों पर जमीन सिल्ट के कारण पर्यटकों के साथ श्रद्धालुओं को भी खासी परेशानी हो रही है। नगर निगम के अपर नगर आयुक्त NP सिंह ने बताया कि मौजूदा समय में कुल 32 पंप लगाए गए हैं। सबसे पहले प्रमुख घाटों की साफ सफाई कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो सकता है, इसलिए प्रमुख घाटों पर ही काम लगाया गया है, लेकिन 45 दिनों में पूरे घाटों से सिल्ट को हटवा दिया जाएगा। मौजूदा समय में 80 घाट, केदार घाट, चेत घाट, दशाश्वमेध घाट, नमो घाट सहित अन्य प्रमुख घाटों पर पंप लगाकर सिल्ट हटाने का काम चल रहा है। तुलसी घाट से लेकर के रविदास घाट तक पूरा मिट्टी का अंबार लगा हुआ है और गीली से धीरे धीरे सूखी भी हो रही है मिट्टी, और अभी तक सफाई नहीं किया गया, जो कि घाट पूरा पक्का है। अगर जल्द से जल्द हटाया जाए तो क्या दिक्कत? अब दिक्कत क्या होगा, अभी लोग धसेंगे, स्नान नहीं हो रहा है वर्तमान में, अब आगे और भी दिक्कत हो सकती है कि घाट पक्का है, फिर पक्का बनाने का पैसा लगाने का क्या मतलब है सरकार को। यहाँ पर चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा
रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट और रेड ब्रिगेड ट्रस्ट द्वारा बच्चों को सुरक्षित रखने और यौन शोषण से सतर्क रहने के लिए सरकारी स्कूलों में सप्ताह व्यापी कार्यशाला का आयोजन किया गया। बच्चों को सुरक्षित रखने और यौन शोषण से सतर्क रखने के लिए जरूरी बातों ज्ञान करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट और महिला सुरक्षा पर कार्य कर रही संस्था रेड ब्रिगेड ट्रस्ट के तत्वावधान में सरकारी स्कूलों में सप्ताह व्यापी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान राजवारी और धौरहरा संकुल के 7 विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए गुड टच, बैड टच, अच्छा स्पर्श, बुरा स्पर्श और कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं के लिए संकट काल में आत्मरक्षा के टिप्स बताए जा रहे हैं। इस दौरान लघु फिल्म, कार्टून, खेल, गीत, पोस्टर आदि के माध्यम से बच्चों को मुसीबत के समय चाइल्ड लाइन से संपर्क करने के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। आत्म सुरक्षा संबंधी पोस्टर और स्टिकर बच्चों को दिए गए हैं। शुक्रवार को प्राथमिक विद्यालय भगवानपुर में कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करते हुए रेड ब्रिगेड के संयोजक अजय पटेल ने बताया कि दुनिया में यौन शोषण के सबसे ज्यादा शिकार बच्चे भारत में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2021 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 1,49,404 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 53,874 मामले पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुए हैं। यह सिर्फ दर्ज आंकड़े हैं, जबकि सभी को मालूम है कि देश में अधिकांश मामले परिवार द्वारा दर्ज नहीं कराए जाते हैं। आशा ट्रस्ट के समन्वयक वल्लभाचार्य पांडे ने बताया कि यौन दुर्व्यवहार केवल लड़कियों का ही नहीं होता, वरन लड़के भी इसके शिकार हो जाते हैं और धीरे धीरे मानसिक रूप से बीमार होते रहते हैं, जो बड़े होने पर किसी भी यौन हिंसा के समय चुप रहना बेहतर समझते हैं और आसानी से यौन हिंसा के शिकार होते रहते हैं। कार्यक्रम के आयोजन में प्रशिक्षिका सुष्मिता भारती, दिव्या पांडे और महावीश सहित दीनदयाल सिंह, प्रदीप सिंह, सौरभ, ब्रिजेश कुमार, राम जन्म आदि की प्रमुख भूमिका रही। गुड टच, बैड टच और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कि आशा ट्रस्ट और रेड ब्रिगेड ट्रस्ट के द्वारा दिया जा रहा है। जो आए दिन महिलाओं को लेकर, किशोरियों को लेकर जो आप आए दिन न्यूज़ में या फिर आस पड़ोस में आप देखते होंगे जो छिड़खानियाँ होती हैं, उसी क्रम में छोटे बच्चों को लेकर आजकल हम छिड़खानियाँ देख रहे हैं। छोटे बच्चों के साथ जो हो रहा है, क्योंकि बच्चे आवाज़ नहीं उठा पाते, बोल नहीं पाते हैं, तो वो उनकी यौन हिंसा के खिलाफ जो हो रही है, आवाज़ उठाने के लिए हम बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि किस प्रकार का टच आपके लिए अच्छा है, किस प्रकार का टच बुरा है और कौन कौन आपको छू सकता है, कौन नहीं छू सकता है। तो उसी सिलसिले में हम बच्चों को जागरूक कर रहे हैं और साथ ही हम सेल्फ डिफेंस का भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो कि किशोरियों। नगवा क्षेत्र में गंगा के किनारे बसे लोगों में बाढ़ के पानी के कारण घरों में हो रहे नुकसान के कारण दहशत व्याप्त है। नगवा क्षेत्र में गंगा नदी किनारे लोगों में इन दिनों दहशत है। इस क्षेत्र में पिछले वर्ष गंगा में आए बाढ़ के कारण पहले से ही लगभग आधा दर्जन घरों में दरार पड़ चुकी थी। इस बार आए बाढ़ के कारण यह सभी घर गंगा में बह गए हैं, जिसके साथ ही गंगा के पानी से हो रहे कटान के कारण इस कॉलोनी में आने जाने के लिए बनाए गए मार्ग भी धीरे धीरे दरकने लगे हैं। कुछ घरों के अवशेष अभी भी बहे हुए घरों की गवाही दे रहे हैं। वहीं गंगा किनारे बने कुछ घर गिरने के गर्भ पर पहुंच गए हैं। स्थानीय नागरिक आलोक ने बताया कि समस्या यह है कि गंगा नदी के किनारे गंगोत्री विहार कॉलोनी बसा हुआ है। यहाँ पर लगभग 5 से 6 हज़ार लोग रहते हैं। हम पिछले 20 वर्षों से इस कॉलोनी में रह रहे हैं। यह शहरी क्षेत्र में आता है। यहाँ पर लगातार गंगा नदी किनारे कटान होता जा रहा है। लोगों के आने जाने के लिए जो रास्ता बनाया गया था वह भी बह गया है। इस मार्ग पर स्थित मंदिर से सटे पेड़ पौधे थे, वह सारे कटान के जद में आ गए। इसकी सबसे बड़ी वजह पूर्व के वर्ष में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की डाली गई पाइपलाइन है। इन पाइपों से लीकेज के कारण जमीन धंसने लगा था। इस बाढ़ के बाद से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पाइप जो डाला गया था वह भी गंगा में समाहित हो गया है। नगवा स्थित गंगोत्री विहार कॉलोनी के गंगा किनारे बने आधा दर्जन से अधिक घर अब तक गंगा में समाहित हो चुके हैं। घाट किनारे बने अधिकांश घरों के कमरे और दीवारें जमीन धंसने के कारण फट गई है। इन घरों में रहने वाले लोग दरार और कमरे को धंसते देख काफी दहशत में हैं। आलोक कुमार ने कहा कि इसकी शिकायत हमने सीएम पोर्टल पर भी की है। आपका आवेदन संख्या 92319700020041 दर्ज कर अधिशासी अभियंता को निस्तारण हेतु भेज दिया गया है। 10 से 15 घर जो है गंगा जी के उसमें कटान में बह गए हैं।
अधिकारियों से? हाँ, हमने सीएम पोर्टल पे भी इसका कंप्लेंट डाला। कंप्लेंट डालने के बाद जो है वो सिंचाई विभाग के अधिकारी आए हैं और मुआयना करके गए हैं। उन्होंने बताया कि इसका पक्का सॉल्यूशंस घाट ही होगा। और मेरी जो जानकारी में आया कि ये रविदास घाट से लेके 80 घाट के बीच में जो खाली था वहाँ घाट बनना है, और इसके अलावा जो सामने घाट में अभी घाट निर्माण हो रहा है, तो शासन के तरफ ये मेरा ध्यान आकृष्ट करना होगा कि यहाँ पे बड़ी अच्छी खासी संख्या में आवासीय लोग रहते हैं और नगर के लोग रहते हैं, तो कृपया यहाँ पे भी घाट बनाया जाए, क्योंकि छठ महीने में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे छठ करते हैं। घाट बनने से सौंदर्यीकरण हो जाएगा और साथ ही साथ गंगा नदी से परमानेंट कटाव का सॉल्यूशंस होगा। सूर्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा भव्य शुभारंभ किया गया। महमूदगंज दयाल इनक्लेव के भव्य परिसर में सूर्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इनका स्वागत अस्पताल की प्रबंध निदेशिका डॉक्टर इंदु सिंह ने किया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तब से हम लोग लगातार चिकित्सा व शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य करते हुए इसे गुणवत्तापरक बना रहे हैं। आज हमारे सरकारी चिकित्सालयों में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ चिकित्सक समय से उपस्थित होकर जनता की सेवा कर रहे हैं। इसके बाद भी हम लोग लगातार इसे बेहतर बनाने में लगे हैं। सूर्या हॉस्पिटल की प्रबंध निदेशिका डॉक्टर इंदु सिंह ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि सूर्या हॉस्पिटल के परिसर में 10 बेड NICU, ICU, CCU, HDU, वातानुकूलित जनरल वार्ड के साथ विशेषीकृत आर्थो OT, कैथ लैब, जनरल लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन थिएटर व आधुनिक लेबर रूम की सुविधा उपलब्ध रहेगी। सूर्या हॉस्पिटल में डीलक्स प्राइवेट वार्ड के साथ ही सेमी प्राइवेट वार्ड, 24/7 घंटे फार्मेसी व एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध रहेगी। और सूर्या हॉस्पिटल वाराणसी के लिए कोई नया नाम नहीं, चिकित्सा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम डॉक्टर इंदु सिंह जी ने, उनके पूरे परिवार ने किया है। मैं भव्य उद्घाटन समारोह में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। जैसा कि रविंद्र जी कह रहे थे, चिकित्सा क्षेत्र सेवा का क्षेत्र है, पुण्य का क्षेत्र है। BHU ट्रॉमा सेंटर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने BHU सिंह द्वार पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। वाराणसी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा BHU ट्रॉमा सेंटर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अपना विरोध दर्ज कराते हुए BHU सिंह द्वार पहुंचे, जहां उन्होंने चीफ प्रॉक्टर के माध्यम से कुलपति को ज्ञापन सौंपा और ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज को 48 घंटे के अंदर कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस महानगर कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि पिछले दिनों महानगर कमेटी द्वारा 6 पेज का आरोप पत्र जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि इस पत्र में ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज द्वारा जो सारे नियम का उल्लंघन करके अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाए जाने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए कुलपति से समय मांगा जा रहा था, लेकिन समय नहीं मिला। आज हम सभी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ BHU गेट पर पहुंचे, लेकिन वहां पर प्रशासन ने हमें गेट पर ही रोक दिया था। ऐसे में हमें अपना ज्ञापन चीफ प्रॉक्टर को सौंपना पड़ा। हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जब बनारस में बम विस्फोट हुआ, उन्होंने खुद दौरे पे आई रात को, तो उन्होंने देखा कि बनारस को ट्रॉमा सेंटर जैसी संस्था की जरूरत है और यूपीए की सरकार ने ट्रॉमा सेंटर की स्थापना कराई। भले उद्घाटन मोदी जी ने किया, लेकिन ये ट्रॉमा सेंटर गरीबों के लिए बना हुआ है और इससे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग लाभान्वित होते हैं, लाभ पाते हैं। और वहां उस गरीबों के पैसे की लूट कांग्रेस के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो कदम उठाना पड़ेगा। मैं आपको इतर ही बता दूं, मेरे ऊपर कई तरह के मुकदमे की धमकी तक आ चुकी है, डराया जा रहा है, लेकिन हम कांग्रेस के लोग हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आम जन की हित के लिए अगर जेल भी जाना पड़ेगा जेल भी जाएंगे, मुकदमा झेलना पड़ेगा मुकदमा झेलेंगे और सड़क पे लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे भी। हम प्रशासन को भी आगाह कर देना चाहते हैं, आज हमारा तरीका गांधीवादी था। हम निश्चित रूप से आपके सहयोग में रहेंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ने देंगे, लेकिन 48 घंटे में अगर प्रशासन इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदार कार्रवाई नहीं कराएगा तो बनारस कांग्रेस के लोग चुप भी नहीं बैठेंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 दिवसीय युवा सम्मेलन का आयोजन 16 सितंबर से हो रहा है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी युवा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण सभागार में इस संदर्भ में आयोजित प्रेस वार्ता में कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने बताया कि शनिवार 16 सितंबर से शुरू होने वाली इस 2 दिवसीय युवा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य युवा छात्र छात्राओं की प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच देना है।
साथ ही साथ उनमें लीडरशिप की भावना कैसे उत्पन्न हो, यह भी हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। इस यूथ समिट में 6 अलग अलग कमेटी बनाई गई है, जिनमें 10वीं कक्षा से लेकर रिसर्च स्कॉलर्स तक के छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर सकते हैं। काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के साथ साथ किसी दूसरे विद्यालय के भी प्रतिभागी इस यूथ समिट में हिस्सा ले सकते हैं। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि 6 अलग अलग प्लेटफॉर्म हम उनको दें, और इस प्लेटफॉर्म में हमारे बच्चे कैसे रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, उनकी विटनेस का लेवल क्या है, उनकी नॉलेज का लेवल क्या है, उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसी हैं, या उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, इन सारी चीज़ों को एक साथ रिफ्लेक्ट करने के लिए, उसको शार्पन करने के लिए ये 6 प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें हमने लोकसभा रखा है, उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली रखी है, विधानसभा रखी है, इसी तरह एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट हो वो एक माहौल रखा है, भारत के अलग अलग संस्कृतियों से आए लोगों की एक सभा हो उसमें कैसे बच्चे ने बोलना है वो माहौल रखा है। इसी तरह एक जनमंच भी रखा है जिसमें कॉमन आदमी भी हो सकते हैं, समाज के हर वर्ग से लोग आ सकते हैं, एक वो माहौल रखा है। और तीसरा छठा हमने एक इंटरनेशनल प्रेस रखा है। तो इस तरह 6 अलग अलग माहौल हम लोगों ने सिमुलेट किए हैं, और इन सभी केसेस में बच्चों को, उनकी टीम को रखा जाएगा, और वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स दी जाएंगे उनके हिसाब से बच्चों का क्या व्यू पॉइंट बनता है, उनके क्या विचार हैं, वो कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें स्टडी की जाएंगी, और उसी के हिसाब से उनको पारितोषिक भी दिए जाएंगे। आदिशक्ति मां कुष्मांडा मंदिर के दरबार में तीसरी निशा में गुरुवार को कलाकारों ने सुर, लय और ताल की त्रिवेणी बहाई। दुर्गाकुंड स्थित आदिशक्ति मां कुष्मांडा मंदिर में 6 दिवसीय श्रृंगार संगीत महोत्सव की तीसरी निशा में गुरुवार को कलाकारों ने सुर, लय, ताल की त्रिवेणी बहाई। इसमें गोता लगाते हुए श्रद्धालु संगत झूमती नजर आई। तीसरी निशा की प्रमुख प्रस्तुति पद्मश्री मालिनी अवस्थी का कार्यक्रम रहा। उन्होंने अपने सुरों से जगदम्बा की बगिया को सजाकर निहाल कर डाला। माता रानी के बरही महोत्सव में प्रस्तुति का अवसर पाने को सौभाग्य बताया और निमिया के डार मैया को स्वर दिया। चुनरिया पहिराई भोजी दुर्गा माई के पर बधाई हो, बधाई से परिसर गूंज उठा। उन्होंने घेरी घेरी आई कारी रे बदरिया ना निर्गुण दीवाना तेरा क्या ठिकाना समेत कजरी, सोहर, देवी गीत आदि सुनाकर विभोर कर दिया। तबले पर राजेश मिश्रा व हारमोनियम पर धर्मनाथ मिश्रा ने साथ दिया। इससे पहले सायकाल गीतकार कन्हैया दुबे केडी के संयोजन में संगीत में सरिता प्रवाहित हुई। सबसे पहले भुवनेश्वर के सुजाता महापात्र ने मंच संभाला और ओडिसी में देवी की आराधना से भाव सजाए। मंगलाचरण नमो देवी महादेवी, दुर्गा स्तुति या देवी सर्वभूतेषु आदि से प्रस्तुति का प्रारंभ किया। पद्मभूषण पंडित केलुचरण महापात्र की कोरियोग्राफी को जस का तस उतार दिया। जयंतिका डे ने सुर लगाया और राग कौशिक कानड़ा में बंदिश रूपम देही जयम देही सुनाया। तबले पर सिद्धांत चक्रवर्ती, हारमोनियम पर हर्षित ने संगत किया। पंडित माता प्रसाद मिश्र, पंडित रुद्रशंकर मिश्र ने कथक में देवी स्तुति, जय जय भवानी दुर्गे रानी, घंटा घन घन बाजे पर प्रस्तुति के साथ पारंपरिक कथक टुकड़ा, तिहाई, पैरों के घुंघरू से ट्रेन के चलने की आवाज़ आदि से आनंद किया। तबले पर उदय शंकर मिश्र, हारमोनियम पर गायन पर संतोष मिश्रा, सारंगी पर अंकित मिश्रा ने साथ दिया। शास्त्रीय गायक पंडित नरेंद्र झा ने राग बैरागी बड़ा ख्याल में मैया मेरे घर आई सब मिल मंगल गाउरी, छोटा ख्याल 3 ताल में हरिनाथ है मनमीत मेरे, राग भैरवी में भवानी दयानी गाया। तबले पर अनंग गुप्ता, हारमोनियम पर राजीव खन्ना ने साथ दिया। पंडित अवंतिका महाराज ने एकल तबला वादन किया। सारंगी पर ध्रुव शाह ने साथ दिया। प्रवीण उद्धव, भगीरथ झलान, ऋषिकांत त्रिपाठी आदि ने भी अपनी हाजिरी लगाई। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।